अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री। जो लेक्चर नंबर 5 था हमारा, दैट इज़ अबाउट द स्टोइचियोमेट्री। तो आप पहले लेक्चर नंबर 5 को देखें, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला। तो आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, स्टोइचियोमेट्री की हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं, उनको हमने आज डिस्कस करना। स्टोइचियोमेट्री की एप्लीकेशंस एक है हमारे पास स्टूडेंट, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्या होता है। एंड सेकेंड दैट इज यील्ड, व्हाट इज यील्ड। सो इस दो टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हमने कवर करना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री। अब इसमें यहाँ पर वर्ड, अगर हम इसका वर्ड देखें लिमिटिंग, लिमिटिंग का मतलब है कि लिमिट, और लिमिट को हम किसे कहते हैं, लिमिट मतलब रोक देना। और रिएक्टेंट यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रोक देते हैं। किसको रोक देते हैं, रिएक्शंस को। ऐसा रिएक्टेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर दे, या ऐसा रिएक्शन जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन सीज कर जाए, सच रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब देखें स्टूडेंट, मैं ना आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझिएगा। मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट 4 पॉइंट में समझाने की कोशिश करूँगा। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, आप उन 4 पॉइंट को बेस बना के तमाम लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर मैं किसी वुड को, लकड़ी को हवा के अंदर बर्न करूँ, हवा के अंदर मौजूद यानी कि ऑक्सीजन, तो वुड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, सॉरी, वुड एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न करेगी, बर्निंग वाला रिएक्शन होगा। और क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब दिस इज नॉन एज बर्निंग ऑफ वुड। ठीक हो गया, बर्निंग ऑफ वुड। अब थोड़ी देर में ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। ये बर्निंग स्टॉप क्यों हुई स्टूडेंट, क्या हवा में से ऑक्सीजन खत्म हो गई, किस रीजन से ये रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो हम कहेंगे कि सर ये जो वुड थी, लकड़ी, ये खत्म हो गई। तो यानी कि इस वुड ने इस रिएक्शन को सीज कर दिया। ऐसा रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शन को स्टॉप कर दे, सच रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब ये रिएक्शन किसकी वजह से स्टॉप हुआ है, इस वुड की वजह से। तो दिस इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट, दिस इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एक लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो इसको हम कहेंगे एक्सिस रिएक्टेंट। ऑक्सीजन इज अ एक्सिस रिएक्टेंट और वुड इज अ लिमिटिंग। यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन के अंदर सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली खत्म हो जाए। यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर रिएक्टेंट दैट कंज्यूम्स अर्लियर, रिएक्शन में पहले खत्म हो, जैसे यहाँ पर वुड खत्म हो गई, ऑक्सीजन तो एयर में मौजूद है, तो जैसे वुड यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो जाएंगे अर्लियर। और सेकंड बात लिखिएगा, दैट इज अ वेरी मोस्ट, लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस which produces least amount of product। लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो लीस्ट अमाउंट, यानी कि अगर हमें किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानना है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, तो हम इस पॉइंट को बेस बनाएंगे स्टूडेंट्स। हम देखेंगे कौन सा रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट प्रोडक्ट का बना रहा, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब देखें रिएक्टेंट, अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो पॉइंट नंबर सेकेंड, इफ रिएक्टेंट्स आर इन स्टोइचियोमेट्रिक amounts, then no will be limiting reactant। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट के अंदर हो, तो वहां पर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। अब आप पूछेंगे व्हाट इज स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट, तो ये लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने कंप्लीट समझाया कि व्हाट इज स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। तो अगर हमारा रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में है तो वहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। जैसे मैं आपको कहूँ कि हमारे पास H2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इट प्रोड्यूस वाटर, H2। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास 4 ग्राम, तो इसको बैलेंस करके लिखें तो 2 और यहाँ पर, ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब देखें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 4 ग्राम, और यहाँ पर 32 ग्राम वाटर बनेगा।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में से मैं पूछूं, इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में लिखे हुए हैं, दे आर इन अ स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। व्हाट इज स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। व्हाट इज स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट हो उसे हम स्टोइचियोमेट्रिक कहते हैं। अब देखिए ये 4 ग्राम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आ रहा है, तो इसलिए अब यहां पर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। ठीक होगा स्टूडेंट? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आप तभी फाइंड करेंगे जब आपके पास नॉन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट दिया गया हो। जैसे मैं आपको कहूं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, अब ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। ठीक हो गया? तो अब इसमें ये नहीं कि हम आगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड बात थी। थर्ड बात सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहां से रिमूव कर लूं, दैट इज थर्ड पॉइंट। सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो थर्ड पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टीयरिंग है, 1 स्टीयरिंग प्लस 4 टायर्स, अगर मैं आपको एक स्टीयरिंग और 4 टायर्स दूं तो आप कितनी कार्स बनाएंगे? सर 1 कार बनेगी हमारे पास, है ना। अगर मैं आपको कहूँ हमारे पास 2 स्टीयरिंग है और 12 टायर्स हैं, बताएं कितनी कार्स? कार को छोड़ें, आप बताएं इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? स्टीयरिंग कह रही है कि यहाँ पर 1 स्टीयरिंग से कितनी कार्स बन रही है? 2। तो यहाँ पर 2 स्टीयरिंग से कितनी कार्स बनेंगी स्टूडेंट्स? सॉरी, यहाँ पर 1 स्टीयरिंग से 1 कार बन रही है, तो 2 स्टीयरिंग है, तो अकॉर्डिंग टू दिस के 2 कार बननी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस के 2 कार बननी चाहिए। ठीक है। अब देखो 4 टायर्स कितनी कार दे रही हैं? 1। तो 12 टायर कितने कार्स देंगी? अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टेंट के कार जो बनेगी वो 3 कार बनेगी। हमने पढ़ा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे। तो कम कार किससे बन रही है? स्टीयरिंग से। तो यहां पर ये जो स्टीयरिंग है दैट इज अवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं आपको ऐसे जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। तो एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, आप कितनी कार बनाएंगे? अगर मैं आपको 2 स्टीयरिंग कहूं और 4 टायर्स, सॉरी 12 टायर्स, तो एक्चुअली में कितनी कार्स बनेंगी? एक्चुअली में स्टूडेंट्स 2 कार बनेगी। कितनी बनेगी? 2 कार्स बनेगी, क्योंकि 2 स्टीयरिंग है और लिमिटिंग रिएक्टेंट ही बताता है, कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा। दैट इज थर्ड पॉइंट। यानी कि सर लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला, यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड दी प्रोडक्ट। जैसे यहां पर 2 स्टीयरिंग ने डिसाइड किया कि 2 कार ही बनने वाली हैं। ठीक है। अब 4 टायर्स कह रहे हैं कि नहीं 3 कार कैसे बना के देखेंगे? जब हमारे पास स्टीयरिंग ही 2 है, तो स्टीयरिंग खत्म हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनता है, प्रोडक्ट कितना बनेगा। हु डिसाइड इज? लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड। ठीक हो गया, दैट इज अवर थर्ड पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट बता रहा हूं, दैट इज 4। अगर आपको कोई रिएक्शन में कहे, जैसे मैं कहूं कि मीथेन, मैं ऐसे लिख रहा हूं CH4, मीथेन्स बर्न इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएं। यानी कि मीथेन जब बर्न करेगा एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें पता है जब मीथेन बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और प्लस में डेल्टा H, नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इन दोनों में से अगर आपको कहे कि इसके 4 मोल्स हैं, बताओ कि अभी ऑक्सीजन और मीथेन में कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है? तो स्टूडेंट देखें यहां पर हमें पहले ही बता दिया है कि ऑक्सीजन जो है वो एक्सिस में, ये बहुत अमाउंट में एक्सिस में, तो इसमें ये एक्सिस रिएक्टेंट हो जाएगा, और जो मीथेन है हमारे पास दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहां पर आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर दे सकते हैं। तो बाज़ औक़ात एमडी गेट में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बुक का एक एग्जाम्पल दैट इज 1.15। एग्जाम्पल नंबर 1.15 हमारी बुक का। अब हमें कह रहे हैं कि ईथीन गैस है, ईथीन बर्न होगी और ईथीन कंबस्ट, जब ईथीन कंबस्ट होती है या ईथीन की कंबस्शन होती है, तो ऑन कंबस्शन ऑफ ईथीन, जब ईथीन कंबस्ट होगी, बर्न होगी, तो हमारे पास इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर्स और प्लस में हीट लिबरेट होती है। हमें कह रहे हैं अगर हमारे पास इफ
इफ़ 2.8 ग्राम इथीन है, 2.8 ग्राम इथीन है और कंबस्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, रिएक्शन इथीन का 2.8 ग्राम है और 6.4 ग्राम है हमारे पास ऑक्सीजन का। हमें कह रहे हैं फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बनेगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करके दिखाएं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। इथीन का फार्मूला C2H4 और जब इथीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी तो इट प्रोड्यूस CO2 प्लस H2 वाटर। ठीक हो गया। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं। बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप 3 यहाँ पर पुट कर दें और 2 यहाँ पर। क्या अभी ये इक्वेशन बैलेंस है? 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इस तरफ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2। नाउ दिस इज ए बैलेंस्ड। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमारे पास इथीन के कितने ग्राम गिवन है स्टूडेंट्स? इथीन के कह रहे हैं 2.8 ग्राम। ठीक है, 2.8 ग्राम इथीन है और ऑक्सीजन कितना गिवन है? 6.4 ग्राम। सही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अब इन दोनों में से बताना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो हम पूछेंगे इथीन से कि ये कितना प्रोडक्ट दे रहा है, फिर ऑक्सीजन से कि ये कितना प्रोडक्ट दे रहा है। जो कम प्रोडक्ट देगा हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा, वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब पहले क्या करेंगे, हम इथीन से पूछेंगे C2H4 इथीन से कि ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इथीन का 1 मोल जब कंबस्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं स्टूडेंट्स? 2। ये हमने इक्वेशन से देख लिया। ठीक है, इथीन से कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनना है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन से O2 कितना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। पहले हम इथीन से कैलकुलेट कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना बनेगा। तो देखिए इक्वेशन में 1 मोल का इथीन का 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। हमें कितने गिवन है इथीन के? 2.8 ग्राम गिवन है। तो हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है फार्मूला मोल का कि गिवन अमाउंट इनटू मोलर मास। गिवन अमाउंट 2.8, इथीन का मोलर मास कितना हो जाएगा? 24 दैट इज 28। तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 0.1। तो इथीन के नंबर ऑफ मोल कितने स्टूडेंट्स? 0.1 मोल से कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, दैट इज हम फाइंड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो x1 से तो x ही रहेगा हमारे पास, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? इथीन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है दैट इज 0.2 मोल। ये इथीन कार्बन डाइऑक्साइड, इथीन से इतना प्रोडक्ट बन रहा है। अब ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है देखेंगे। ऑक्सीजन के 3 मोल्स, ऑक्सीजन के 3 मोल कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बना रही है? 2 मोल्स बन रहा है। अब ऑक्सीजन का कितना मास दिया हुआ है? 6.4 ग्राम। 6.4 ग्राम। तो इस 6.4 ग्राम को हम क्या इसमें कन्वर्ट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इनटू मोलर मास। तो मास कितना है? 6.4 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.2। ठीक, तो यानी कि ऑक्सीजन का कितने मोल दिए हुए? ऑक्सीजन के 0.2 मोल दिए। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे हम देख लेंगे। कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x मल्टीप्लाई बाय 3, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है, इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 3। तो इसको अगर हम करें 0.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? तो आंसर विल बी 0.133 मोल्स। यानी कि ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट कितना दे रहा है? ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट, ऑक्सीजन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 0.133 मोल्स है। और इथीन से जो प्रोडक्ट बन रहा है C2H4 से दैट इज 0.2 मोल। तो लीस्ट प्रोडक्ट किससे बन रहा है सर? लीस्ट प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन दे रही है। तो ऑक्सीजन क्या होगी हमारे पास? तो ऑक्सीजन इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक हो गया, ऑक्सीजन इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.133 मोल्स। यहाँ पर 0.133 मोल्स। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि ऑक्सीजन से 0.133 मोल आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से इथीन से 0.2। तो अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो स्टूडेंट हमारे पास मोल्स का फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू मोलर मास। तो मास फाइंड करना है, तो मास का फार्मूला हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स कितने? 0.133 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
मास आ जाएगा 5.8 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉब्लम्स, तो दैट इज़ 1.16। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टोइचियोमेट्री, दैट इज़ यील्ड। व्हाट इज यील्ड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? यील्ड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यील्ड का मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट produced are obtained in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट प्रोडक्ट का बनता है उसे हम कहते हैं यील्ड। केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का जो अमाउंट बनता है, जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, उसे हम कहते हैं यील्ड। और स्टूडेंट्स यील्ड जो है हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास है एक्चुअल यील्ड, another is theoretical, और थर्ड इज परसेंट यील्ड, परसेंटेज और परसेंट यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड किसे कहेंगे स्टूडेंट्स हम? व्हाट इज एक्चुअल यील्ड, व्हाट इज थियोरेटिकल यील्ड एंड परसेंट यील्ड। अब देखें, अगर मैं बात करूं थियोरेटिकल यील्ड की, थियोरेटिकल वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, थियोरेटिकल यील्ड का मतलब स्टूडेंट्स वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम कैलकुलेट करें। जैसे अगर अभी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट किया, या फिर मैंने कहा कि ऑक्सीजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिला दैट इज 0.1 मोल। ये जो हम थ्योरी करके कैलकुलेशन करके जो प्रोडक्ट का अमाउंट निकालते हैं दैट इज नॉन एज थ्योरेटिकल यील्ड। आप कह सकते हैं कि इट इज अ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड को? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे उसे हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। और स्टूडेंट्स एक्चुअल यील्ड क्या होगी? व्हाट इज एक्चुअल यील्ड का मतलब है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकली फाइंड करें। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअल यील्ड का मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एक्सपेरिमेंट करके जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिले उसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स एक्चुअल यील्ड। और परसेंट यील्ड क्या होगी? परसेंट यील्ड, अच्छा व्हाट इज परसेंट? अब जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करें लैब में, तो हम किसी दो रिएक्टेंट को यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करें। अब कितना प्रोडक्ट फाइंड किया, वो जो अमाउंट होगा वो एक्चुअल यील्ड होगी। मगर अगर हम पेपर वर्क पे करें, कैलकुलेशन करके करें, तो वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी। और परसेंट यील्ड किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट जो परसेंट यील्ड होती है हमारे पास, एक्चुअली में परसेंट यील्ड कहते हैं हम 8 मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट डज मीन बाय 8 से ए से एक्चुअल यील्ड एंड जो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आई है। एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से आप डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी परसेंट यील्ड। और स्टूडेंट्स परसेंट यील्ड हमें क्या बताती है? जितनी परसेंट यील्ड ज़्यादा होती है उतना रिएक्शन यानी कि एफिशिएंट होता है। यानी कि परसेंट यील्ड टेल्स अस एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन की एफिशिएंसी परसेंट यील्ड से पता चलती है। ठीक है। और दूसरी बात कि जो एक्चुअल यील्ड होती है, जिसे मैं AY से लिख रहा हूँ, एक्चुअल यील्ड, और दूसरा हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है एक्चुअल यील्ड से। थ्योरेटिकल यील्ड यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, एक्चुअल यील्ड को फाइंड करने के लिए वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल, तो उसमें क्या होगा, सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट जो है वो एवापोरेट हो जाता है, या किसी बाइस वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो प्रोडक्ट जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इतना नहीं मिलता जो हम थ्योरी करके कैलकुलेट करते हैं। तो थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्चुअल यील्ड। और परसेंट यील्ड कैसे निकालते हैं? एक्चुअल यील्ड को डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड को और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंट यील्ड आ जाएगी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे बुक का एक प्रॉब्लम है दैट इज 1.17 आई थिंक, एग्जाम्पल नंबर 1.17। ये हमारी बुक का एक प्रॉब्लम है जो कि कह रहा है कि हमारे पास
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड प्लस में H2 वाटर। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास, क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? जी हाँ, 3 2 दैट्स द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। नाउ दिस बैलेंस। अब हमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम को जब हम एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास मिला दैट इज़ 14.52 ग्राम। इसको समझिएगा, ये हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट के कैल्शियम कार्बोनेट को कितने 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट करवाया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिला है 14.52 ग्राम। तो आप हमें फाइंड करके दें, फाइंड आउट और कैलकुलेट दी परसेंट यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंट यील्ड बनी, और इसके अलावा मास ऑफ कार्बन, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बना। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सबसे पहले आप डेटा बनाएं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इजी मेथड डेटा। अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है, ये लैब के अंदर हमने परफॉर्म किया है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 14.52। स्टूडेंट्स ये जो 14.52 है दैट इज एक्चुअल यील्ड, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल यील्ड 14.52 ग्राम, ये एक्चुअल यील्ड है। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म थ्योरेटिकल यील्ड, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना होगा, परसेंट। ये 2 चीज़ें हमें यानी कि कैलकुलेट करनी, और उसके बाद हमें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी फाइंड करना है। तो अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो यहाँ पर लिखी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड और प्लस में H2, तो यहाँ पर हम 2 दे देंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 1 मोल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं, 2 मोल। आप हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1 मोल। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, तो आपको पता है 100 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास 44 ग्राम। अब कैल्शियम कार्बोनेट के कितना मास दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 50 ग्राम, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो स्टूडेंट्स 100 से 44 बन रहे हैं, 100 ग्राम से 44 बन रहे हैं, तो 50 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा स्टूडेंट, दैट इज हाफ इसका 22 ग्राम, यानी कि ये जो हमारे पास आई दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड आ गई 22 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास परसेंट यील्ड का स्टूडेंट्स आपको पता है फार्मूला, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड कितनी हमारे पास, जो ऊपर गिवन 14.52 एक्चुअल यील्ड, और थ्योरेटिकल यील्ड भी हमने कैलकुलेट की 22, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो परसेंट यील्ड आएगी दैट इज 66%, दैट इज अ परसेंट यील्ड। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई परसेंट यील्ड। और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बना, दैट इज 22, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्योरेटिकल से हमने कैलकुलेट किया, सॉरी, दैट इज 22 ग्राम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था स्टोइचियोमेट्री का वो कंप्लीट होता है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 6। तो इंशाल्लाह अब हम जो हमारा चैप्टर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।